खबर है क्या जमीन की नई गाइडलाइन में बदलाव होगा। आज हमारा फोटो लगा दियो, कोई बात नहीं। क्या जमीन की नई गाइडलाइन में बदलाव होगा? ये हर किसी के जहन में, जमीन के कारोबारी, रियल एस्टेट के कारोबारी, बिचौलिए जो जमीन के लिए काम करते हैं, जमीन दिलाने के लिए काम करते हैं, अधिकारी, नेता, छोटा प्लॉट खरीदने वाले, बड़ा प्लॉट खरीदने वाले, सभी के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस के बाद क्या जमीन की कीमत 300% बढ़ गई है? क्या नई गाइडलाइंस के बाद घर खरीदना महंगा हो गया है? क्या स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री में अब ज्यादा पैसा लगेगा? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों की चिंता, बहुत सारे लोगों के मन में चिंता है। दिन भर फोन भी आ रहा है, इसलिए हमने सीधे वित्त मंत्री ओपी चौधरी से सारे सवाल पूछ लिए। और हां, इन सवालों के बाद अगर आपके पास कुछ सवाल और बच गए हैं तो मैंने दोबारा भी वित्त मंत्री का समय मांगा है। पहले आप अपने मन में जो सवाल चल रहे हैं उनको देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको नंबर बताऊंगा, उस नंबर पर अपने सवाल भेज दीजिएगा, मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर वित्त मंत्री से वो सवाल पूछूंगा, ठीक है? अभी जो आपके मन में सवाल चल रहा है उन सारे सवालों का जवाब सुनिए इस बातचीत। तो देखिए, पूरे अगर एक हफ्ते को देख लिया जाए तो एक हफ्ते के बीच में कई लोगों के फ़ोन आए, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, ज़मीन के कारोबारी फ़ोन किए, बिचौलिए फ़ोन किए, इसके अलावा बड़े बड़े रियल एस्टेट के जो उद्योगपति हैं उन्होंने फ़ोन किया, घर लेने वाले हैं वो फ़ोन किए, बहुत सारा फ़ोन आ रहा था। और फ़ोन में एक ही सवाल था कि भैया ज़मीन का रेट बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, कैसे ज़मीन खरीदेंगे? अब ज़मीन का मामला बड़ा टिपिकल है। अगर कोई पढ़ा लिखा बहुत ठीक ठाक आदमी ना हो, पंजीयन, स्टाम्प, शुल्क, ये सब क्या है अपने को भी नहीं पता है। जब खरीदने जाते हैं तब पता चलता है कि भाई सुनो, शुल्क में 1-2 लाख रुपया ज़्यादा बढ़ गया है। यही सब समझने के लिए, जानने के लिए, आम जनता के प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए, रियल एस्टेट कारोबारियों के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए और जो ज़मीन का कारोबार करते हैं उनके जवाब को ढूंढने के लिए हम पहुँचे हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार में। धन्यवाद। जय जोहार ज्ञानंद भाई। बहुत सारे सवाल तो मैंने ओपनिंग में ही आपसे कर दिया कि ये है। सही बताइए, मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, बस एक चर्चा सुना हूँ कि जमीन का रेट जीवन में इतना नहीं बढ़ा जितना आप लोगों ने बढ़ा दिया। जी, एक्चुअली ज्ञानंद भाई, मैं सबसे पहले तो स्पष्ट करना चाहूँगा कि रेशनलाइजेशन ऑफ रेट इसको नाम दें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। हिंदी में बताइए सर, रेशनलाइजेशन मतलब? तार्किककरण, मतलब अच्छा, कहीं पर बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा हो उसको ठीक करने की कोशिश एक की गई है जी। ठीक है, एक चीज़ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है। और इस पूरे प्रोसेस की जो शुरुआत हुई वो मैं बताना चाहूँगा कि जो नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे पैसे दिल्ली सरकार से हमको प्रोजेक्ट्स के लिए मिलते हैं कि कहीं पे बड़ा रोड बनाना है, कहीं पे बड़ा सिंचाई की परियोजना बनानी है, उसके लिए केंद्र सरकार से पैसे मिलते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट में आप सबको पता है कि कई तरह के घोटाले हुए, जैसे भारतमाला स्कैम अभी निकल करके आया, अरपा भैंसा झाड़ जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसमें लगभग 300 करोड़ के आसपास का शायद प्रोजेक्ट था और 850 करोड़ के आसपास का लैंड एक्विजिशन हो गया। तो बेसिकली जो स्क्वायर फीट रेट में गणना कर ली जाती थी ज़मीनों के टुकड़े टुकड़े करके, और उसके बेसिस पर बहुत सारा लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट कई गुना बढ़ जाता था, 10 गुना 15 गुना कई जगह पे बढ़ जाता था। तो उसके कारण से छत्तीसगढ़ के 13,000 करोड़ के लगभग 12-13 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट आगे हो नहीं पाए। जो 12-13 हज़ार करोड़ के सड़क बनने थे या कोई अच्छी परियोजनाएं होनी थी वो नहीं हो पाए। तो उसके लिए आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया कि भाई इसकी सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाया जाए कि इस स्क्वायर फीट के कारण जो दिक्कतें हो रही हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। जो चीफ सेक्रेटरी साहब, सीएस साहब, मुख्य सचिव साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसने कई महीनों तक स्टडी किया, इस विषय को अलग अलग तरह से समझने की कोशिश की कि इस स्कैम को जो हो जाता है उसको कैसे रोका जाए। उसके कारण से स्क्वायर फीट के रेट को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। स्क्वायर फीट के रेट का अंतर, ठीक है, स्क्वायर फीट के रेट का और हेक्टेयर के रेट, 2 प्रकार के रेट होते थे पहले। मैं रोकूंगा, पूछता भी जाऊंगा आपसे। जी जी जरूर। स्क्वायर फीट का रेट क्या गांव में एप्लीकेबल था?
गांव में भी एप्लीकेबल था, शहरों में भी एप्लीकेबल। मेरी जानकारी जहाँ तक है वो ये है कि जहाँ पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का अप्रूवल होता है वहीं स्क्वायर फीट का रेट लगता है, ऐसा है क्या? एक्चुअली ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ तो होता ही होता है। हाँ। उसके अलावा जो सामान्य मतलब ज़मीन है, मान लीजिए तो ये था कि जैसे मान लीजिए कि 25 डिसमिल का लिमिट था बहुत सारी जगहों में। 25 डिसमिल के स्लैब वाले कुछ जगह थे, 37 डिसमिल के स्लैब वाले कुछ जगह थे, और 50 डिसमिल के स्लैब वाले कुछ जगह थे। मान लीजिए 25 डिसमिल का स्लैब है, तो 25 डिसमिल से अगर छोटा लैंड का टुकड़ा होगा तो उसके ज़मीन के भूमि की गणना, उसके रेट की गणना स्क्वायर फीट पे होगी, और 25 डिसमिल से ऊपर के रेट की गणना स्क्वायर फीट पे होगी। अगर मान लीजिए मेरी ज़मीन 30 डिसमिल हो गई या 52 डिसमिल हो गई, तो उसकी गणना हेक्टेयर रेट पे होगी। और मान लीजिए मेरी डिसमिल 24 डिसमिल है, तो स्क्वायर फीट तो स्क्वायर फीट पे होगी। तो उसके गांवों में भी ये था, ग्राम पंचायत ग्रामीण में क्षेत्रों में था, दुरू क्षेत्रों में भी था, वनांचलों में भी था, सब में 2 प्रकार के। एक बार फिर रोकूंगा आपको। जी, आप कलेक्टर रहे हैं, उसका जी। जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इसमें कलेक्टर भी तो बहुत बदमाशी करते थे सर। नहीं, देखिए, कैसे बदमाशी करते थे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो बहुत सारे लोग को जानता हूँ। ये क्या करते थे, मान लीजिए जैसे सड़क कहीं से निकलना है, ये जो 1300 करोड़ रुपए का आप बता रहे हैं घोटाला जो हुआ। सड़क कहीं से निकलना है, तो ये क्या करते थे, कलेक्टर अपने कारोबारियों को फोन करके पहले बता देते थे। और कलेक्टर हैं जो जमीन के अधिकारी हैं, वो बता देते थे कि भाई साहब यहाँ से जमीन खरीद लो आप, इसका बहुत भयंकर मुआवजा लेने वाला है, फिर मिलने वाला है, फिर उसमें सेटिंग करके ले लेते थे। तो इस पर भी रोक लगेगी क्या? देखिए, मैं पहले इसीलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, और आप जनता को आपके माध्यम से समझाना बहुत जरूरी है। तो स्क्वायर फीट रेट गणना होती थी। नहीं, पहले ये बता दीजिए, ऐसा भ्रष्टाचार भी होता था कि नहीं? उस पर हम विस्तृत रूप से स्कैम पे आएंगे, और इसी स्कैम को, इसी भ्रष्टाचार ठीक। को रोकने के लिए सारे रिफॉर्म किए गए हैं। ठीक। ये सारे भ्रष्टाचार स्कैम को रोकने के लिए ही सारे रिफॉर्म किए गए हैं। लेकिन स्क्वायर फीट रेट वाले विषय को अगर हम आधे में छोड़ देंगे तो फिर नहीं, लोग स्क्वायर फीट समझ में नहीं रहते पाएंगे। हैं, मैं समझ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी की 24 डिसमिल जमीन हो गई, 25 डिसमिल का स्लैब है कि भाई कहीं पे 25 डिसमिल का भी स्लैब था, कहीं 37.5 का भी था, कहीं 50 डिसमिल का था। 25 डिसमिल का मान लीजिए स्लैब है, और 25 डिसमिल से छोटा जमीन है, मान लीजिए 24 डिसमिल है, उसकी गणना स्क्वायर फीट पे होती थी। और मान लीजिए 30 से ऊपर है। हाँ, 25 से ज़्यादा हो गई, 25 डिसमिल ज़्यादा हो गई, 30 हो गया मान लीजिए, तो उसकी गणना हेक्टेयर पे होती थी। तो इसके कारण इसमें स्क्वायर फीट रेट में और हेक्टेयर रेट में इतना अंतर था कि 24 डिसमिल का रेट कई जगहों पे 40-50 डिसमिल के रेट से ज़्यादा बन जाता था। तो 24 डिसमिल अगर किसी का अधिग्रहण हो रहा है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता था, और किसी को 45 डिसमिल 40 डिसमिल अधिग्रहण हो रहा है उसको कम पैसा मिलता था। नाटकीय ढंग से 2 गुना 3 गुना कम पैसा मिलता था। तो इसी कारण से गलत तरीके से भी प्रशासन के लोग भी मिलकर, बिचौलिए मिलकर, कई राजनेता मिलकर, सब तरह के लोग मिल करके, गलत जो लोग होते थे वो मिल करके बड़े बड़े स्कैम्स को अंजाम देते थे कि टुकड़ा टुकड़ा करके। इसके कारण मैंने कहा कि राज्य को क्या नुकसान हुआ, 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसको इसीलिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 1 सेकंड फिर से रोक रहा हूँ जी। देखिए भाई, सुन लीजिए, 13,000 करोड़, देखिए मैं यही जानने समझने आया हूँ, 13,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को जो मिलने थे, जिस पैसे से छत्तीसगढ़ का विकास होने वाला था, वो पैसा यहाँ इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि जमीन में इतनी सारी त्रुटियां थी, इतनी सारी गड़बड़ियां थी, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाए। एक बहुत बड़ा बयान आपका है, इसलिए इसको पॉज करके मैं सुना रहा हूं। अब आप चीफ सेक्रेटरी का कुछ बता रहे थे। जी, पहले ही मैंने बताया कि इसीलिए कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए। तो उसने रिकमेंड किया कि स्क्वायर फीट रेट को ग्रामीण क्षेत्र में समाप्त कर दिया जाए। अब स्क्वायर फीट रेट समाप्त हो गया, केवल हेक्टेयर रेट बचा। ठीक है, तो जो कई ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर मान लीजिए किसी का मुआवजा स्क्वायर फीट रेट में गणना होके 10 लाख रुपया बन रहा था, तो वो सीधा अब हेक्टेयर रेट पे ही अगर उसकी गणना होगी, 24 डिसमिल भी होगा है मान लीजिए, या 20 डिसमिल है या 15 डिसमिल ही है, तो उसकी गणना हेक्टेयर रेट पे होगी। तो हेक्टेयर रेट पे अगर उसकी गणना होगी तो उसका जो मुआवजा था स्क्वायर फीट में गणना की तुलना में वो सीधा कम होके 8-10 गुना कम हो रहा था मुआवजा। तो जब जमीन का गाइडलाइन रेट तय किया जाता है तो केवल रजिस्ट्री के समय कितना पैसा देना है, केवल इसी को नीति निर्माता नहीं सोच सकता,
हाँ। उस समय उसको ये भी देखना है कि अगर जमीन को सरकार लेगी या कोई उद्योगपति लेगा किसानों से, आम आदमी से, तो उसको कितना मुआवजा मिलेगा। अगर गाइडलाइन रेट कम होगा तो उसको मुआवजा भी कम मिलेगा। इस चीज को भी नीति निर्माण में दोनों चीजों को बैलेंस करना आवश्यक होता है। स्क्वायर फीट रेट समाप्त होने से कई जगहों पे 8-8 गुना, 10-10 गुना, 12-12 गुना भी गाइडलाइन रेट कम हो जा रहा था हेक्टेयर गणना के कारण। ठीक है, अच्छा, समझ गए। इसी कारण से कई जगहों पे 300%, 400% हेक्टेयर रेट में वृद्धि की गई है। लेकिन अगर वो स्क्वायर फीट की तुलना करेंगे तो अभी भी वो कम है। अच्छा, इसको फिर से समझाइए, मैं नहीं समझ रहा हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो, हाँ, 300-400, ठीक ठीक ठीक, यही तो मुझे समझा रहे थे लोग कि बताइए कभी नहीं बढ़ा। 300-400% बढ़ाया है आपने। तो ये जो बढ़ा हुआ है, इसका बोझ क्या रियल एस्टेट कारोबारियों, व्यापारियों, आम आदमी पर नहीं पड़ेगा? ये जो 400-300 गुना, आपने खुद ही कह दिया। जी, देखिए, अब ये मैं जो बड़ी समस्या, जहाँ से सारी समस्याओं की शुरुआत हुई, उसके बारे में मैं जिक्र किया आपको। और मैं स्पष्ट रूप से फिर बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा कोई सरकार का, पूरे कैबिनेट का ये सोच नहीं है कि इसके माध्यम से कोई राजस्व को बहुत बड़ा वृद्धि कर लेना है। ऐसा उद्देश्य नहीं है। ये जो विसंगति हो रही थी, 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रुक जा रहे थे, भारतमाला में बड़े बड़े घोटाले हो जा रहे थे, उन घोटालों को रोकना मुख्य उद्देश्य है। और जैसे आपने कहा कि भाई कि स्क्वायर फीट रेट समाप्त हो गया, मान लीजिए अब हेक्टेयर रेट को बढ़ाना पड़ा तो रियल एस्टेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने ये बिंदु रखा जी। तो जब भी आप नीति निर्माण करते हैं तो तीनों पक्षों का समन्वय करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, मार्केट रेट गाइडलाइन रेट की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी इकोनॉमी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। गाइडलाइन रेट मार्केट रेट की तुलना में बढ़ जाए तो भी इकोनॉमी में बहुत सारी ये मार्केट समस्याएं रेट आती और हैं। गाइडलाइन, आप इसको ऐसे समझना चाहता हूं मैं कि जैसे मान लीजिए किसी जगह 2200 रुपए स्क्वायर फीट जमीन है जी, और मार्केट रेट उसका 8,000 या 10,000 स्क्वायर फीट हो जाए, ऐसा? जी, यही आप बता रहे हैं ना? हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे कारोबारी करते हैं कि गाइडलाइन रेट से, मान लीजिए डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट किए जी। और वो इतना महंगा कर देते हैं कि आम आदमी के उससे, इसको, इस पर भी नियंत्रण लगेगा क्या इसमें? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे डेवलपमेंट हुआ, एक केस है कहीं, आपको पता है, मेरे को पता है, पूरे प्रदेश को पता है कि कई जगहों पे गाइडलाइन रेट का अंतर और मार्केट रेट का अंतर 10-10 गुना तक, 10 गुना, हाँ वही तो। 10-10 गुना तक हो गया था। हाँ। तो रियल एस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो आपने विषय रखा है, उसी के तारतम्य में, उसी के प्रकाश में मैं बोलना चाहता हूँ। अगर 1 करोड़ की कोई जमीन है, उसकी रजिस्ट्री मान लो 10 लाख रुपए के भाव से ही अगर हो रही है तो उसके क्या दिक्कतें होंगी। मान लीजिए वही जमीन, उसी क्षेत्र की जमीन किसान से कोई उद्योगपति अधिग्रहण कर रहा है तो उसको अधिग्रहण में भी 10 लाख के हिसाब से ही मिलेगा। दूसरा, ये जो 10 लाख और 1 करोड़ का कच्चा पक्का का जो विषय है, वो प्रदेश के बहुसंख्यक 95%, 97% आम जनता का विषय नहीं है। कच्चा पक्का का जो विषय होता है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, कि बड़े बड़े नेता करते हैं, कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट करते हैं, जिनको कच्चा पक्का का विषय रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये समझना जरूरी है कि भाई, बहुत खुल के सब बोल दे रहे हैं मैं आप। बहुत खुल के बोल रहा हूँ। 1 करोड़ की जमीन अगर 10 लाख रुपए में रजिस्ट्री हो रही है तो वो जब अधिग्रहण वही होगा तो उद्योगपति जब अधिग्रहण करेगा किसान से तो उसका मुआवजा भी कम मिलेगा। ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज, मध्यम वर्गीय आदमी जो है, मध्यम वर्गीय आदमी है, लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, वो रजिस्ट्री कराने जाएगा, कोई जमीन खरीदने जाएगा, कोई प्लाट खरीदने जाएगा, तो उसको तो कच्चा पक्का नहीं करना है। उसको तो केवल जो भी जीवन में कमाता है वो उसकी सैलरी से, उसके मेहनत के पैसे से आता है, उसको कोई कच्चा पक्का नहीं करना है। उसको धनिया भाजी और लाल भाजी और धनिया भी खरीदना है तो भी उसी पैसे से खरीदना है, और प्लाट भी खरीदना है तो भी उसी पैसे से खरीदना है। कच्चा पक्का करने वालों को नुकसान है, धनिया भाजी खरीदने वालों को नुकसान नहीं है। उनको मतलब जो आम आदमी है, आम आदमी, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि उसको तो कोई कच्चा पक्का नहीं करना है। तो मैं दूसरा समस्या जो आता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब होम लोन कराने जाता है वो, मान लीजिए कोई आम आदमी है, उसको एक प्लाट खरीदना है, उस प्लाट का रेट मान लीजिए 50 लाख रुपया है रायपुर में। अब 50 लाख रुपए के प्लाट को खरीदने जा रहा है वो, अब वो सोच रहा है कि मैं होम फाइनेंस करा लूँ बैंक से, तो फाइनेंस करा लूँ, ये सोच रहा है। और 50 लाख की रजिस्ट्री मान लीजिए 5 लाख की हो रही है या 10 लाख की हो रही है, तो उसको लोन तो 10 लाख के हिसाब से मिलेगा, ना कि 50 लाख के मार्केट रेट के हिसाब से। बिल्कुल। तो जब गाइडलाइन रेट मार्केट रेट से एकदम कम हो जाता है तो आम आदमी को होम लोन लेने में भी उतनी ही दिक्कत आती है। 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 स्क्वायर फीट लेने वाले लोगों को कोई
चिंता करने की जरूरत नहीं है? 1000% उनको चिंता करने की जरूरत उनके जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा है। उनके जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि थोड़ा बहुत बढ़ेगा स्टाम्प ड्यूटी, देखिए, पंजीयन, ये क्या पंजीयन स्टाम्प ड्यूटी को हमको बहुत ज्यादा कलेक्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, मैंने पहले ही कहा। 2-4-10 हम लाख रेशलाइज करेंगे। 2-4-10 लाख करोड़ आप लोग वसूल लेंगे कि नहीं इस पूरे प्रक्रिया से? क्या बात कर रहे हैं आप? प्रदेश का पूरा जो रजिस्ट्री का जो पूरा रेवेन्यू करीब 3000 करोड़ के आसपास आता इसीलिए मैं है। पूछ रहा हूँ, अगर लोगों को ये लग रहा है हमको- सर, लोगों को ये लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये पूरा जो पैसा बढ़ाई है इससे लाखों करोड़ रुपए, इसीलिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अदना व्यक्ति हूँ जमीन के मैं मामले में। आपको मीडिया में सार्वजनिक मंच पे बोल रहा हूँ, हम ऐसी नीतियां लाना चाहते हैं जिससे 13,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट रुक जाते हैं वो ना रुके। होम लोन लेने वाला जो व्यक्ति है, मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास का आदमी, वो भी सफ़र ना करे। किसी किसान के ज़मीन को उद्योगपति अधिग्रहण कर रहा है, उसको भी सही मुआवजा मिले। एट द सेम टाइम रियल इस्टेट में भी ऐसा ना हो कि सब कुछ रुक जाए। ये तीनों चीज़ों को हम बैलेंस करना चाह रहे हैं। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस प्रक्रिया में रजिस्ट्री से जो रेवेन्यू 3000 करोड़ का राज्य शासन को आता है, उसमें 100, 200, 400 करोड़ रुपए कम भी हो जाए तो भी हमको दिक्कत नहीं। आप कह रहे हैं इससे कम हो सकता है? हम ऐसी पॉलिसीज कर रहे हैं, कई रिफॉर्म्स कर रहे हैं, कई स्टेप आने वाले समय में भी लेंगे, उससे हमारा रेवेन्यू कम भी हम करने को तैयार हैं, लेकिन रिफॉर्म होने चाहिए। होम लोन लेने वाले को आसानी से होम लोन मिले, अधिग्रहण उद्योगपति से हो रहा है उसको अच्छा फिर पैसा निवेदन मिले। के साथ रोक रहा हूँ, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10,000, 10,000 स्क्वायर फीट से ऊपर लेने वाला आदमी तो बम बम होता है, उसको लोड नहीं होता है, 2-4 लाख बढ़ जाए घट जाए उससे। तो आप वित्त मंत्री आश्वस्त कर रहे हैं कि और कैमरे के सामने कर रहे हैं विस्तार न्यूज़ के, कि ऐसे लोगों को जो 2-4-5 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन लेना चाहते हैं, अभी रवि मीरी हमारे साथ बैठे हैं, बहुत चिंतित हो रहे थे, कहे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं भी 2000 स्क्वायर फीट। तो रवि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सर ने कह दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी इस मसले पर और कुछ बचा है समझाने के लिए? आप पेन कापी लिए गणित कर रहे हैं, तो आप इसको समझा दीजिए, फिर मैं विरोध पर आऊँगा। जी, निश्चित। आपको लगता है वो कौन सा विषय है जो आम जनता तक बहुत सरल शब्दों में जाना चाहिए? जी, मैं मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए 2016 से 16-17 से गाइडलाइन रेट नहीं बढ़े थे, उसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी भी हो गई थी। और जो ज़्यादा बड़ी 3 गुना 4 गुना जो बताया जा रहा है, वो हेक्टेयर रेट मतलब स्क्वायर फीट रेट जहाँ पर समाप्त हो गए, तो उसको स्क्वायर फीट रेट जो हैं उसमें थोड़ा बहुत बैलेंस हो सके। उसमें 3 गुना 4 गुना हेक्टेयर रेट बढ़ा है, ना कि स्क्वायर फीट रेट बढ़ा है। उसके बाद भी स्क्वायर फीट रेट की तुलना में वो काफ़ी कम है। इसमें फायदा किसको होगा सबसे ज़्यादा? इसमें ओवरऑल सिस्टम ठीक होगा, इसमें लैंड एक्विजिशन हो रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, जिसको होम लोन्स लेकर के प्लाट खरीदना है उसको फ़ायदा होगा, इसमें सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होंगे। और आने वाले समय में जब सिस्टम रोबस्ट होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, ओवरऑल राजस्व भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। और नुकसान किसका होगा? नुकसान जो जिसको कच्चा पक्का करना है, जिसको 10-10 गुने के अंतर पे जिसको गाइडलाइन पे खरीदना है, उसको नुकसान होगा। चलिए ठीक, अब आते हैं हम लोग विरोध पे। विरोध बहुत भयंकर हो रहा है, विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद आज प्रदर्शन भी होना है, और इसको लेकर तो फिर समझाएंगे कैसे लोगों को आप? जैसे ये लोग तो समझने को तैयार नहीं है। नहीं, देखिए रियल इस्टेट में कुछ जगह कुछ दिक्कतें हुई हैं, मैं इस चीज़ को मना भी नहीं कर रहा हूँ, कैमरा में मैं भी ये स्वीकार कर रहा हूँ कि क्या हुआ। जैसे एक तो ये पूरा प्रोसेस इस विषय का समझाया, दूसरी जो बड़ी समस्या ठीक करने की कोशिश की गई है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अंतर दिखता है और जिसका नुकसान रियल इस्टेट के कुछ लोगों को कुछ जगहों पे बड़ा हो रहा है, उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ और उसको हम ठीक कर लेंगे। ये भी मैं कैमरे के सामने आपको बोल रहा हूँ, किस तरह की कहीं पे स्थिति है उसको हम ठीक कर लेंगे। नहीं तो 1 साल तक तो आप ठीक ही नहीं कर सकते हैं। अब कहते हैं कि गाइडलाइन वाला कोई मसला होता तो 1 साल के बिना वो ठीक ही नहीं होता नहीं, है। पहले प्रावधान था कि वित्तीय वर्ष के शुरू में 1 अप्रैल को प्रावधान लागू किए जाते थे, ये चला आ रहा था। हमने इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस बना दिया है, एक सतत प्रक्रिया अभी बना बदलाव दिया है। किया है क्या इसमें? हाँ, ये बदलाव कर दिया हमने पहले ही कि एक सतत प्रक्रिया के रूप में ये लागू रहेगी, क्योंकि कहीं पर भी स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है, तो कहीं पर भी स्थिति परिस्थिति अव्यवहारिक है। रियल इस्टेट को भी अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर हम ईज देने का काम, वहाँ पर चीज़ों को ठीक करने का काम हम किसी भी डेट में कर सकते हैं। देखिए, सरकार कहते हैं सरकार पूरा सिस्टम होती है। मैं थोड़ा आपकी बात यहाँ समझ गया हूँ। देखिए, ओपी चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाई वो वित्तीय वर्ष में ही बदलता था नियम, लेकिन अभी हमने थोड़ा गुंजाइश बचा ली है। थोड़ा नहीं, पूरा बचा लिया है। पूरा बचा लिया। जिस डेट को हम
जहाँ कहीं पे भी अव्यवहारिक लगेगा, कहीं पे भी गड़बड़ लगेगा, उसको किसी भी डेट को हम चेंज कर तो सकते हैं। एक विंडो बना है भाई, अभी जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों को गुस्सा है, नाराजगी है, वो ओपी चौधरी साहब के वो घर लोग भी चिंता ना करें। हाँ, नहीं, चिंता उनके ना लोग- करें। रियल एस्टेट के लोग भी चिंता ना करें, ब्रोकर साहब भाई जो हैं वो भी चिंता ना करें, जो बिल्डर भाई हैं वो लोग भी, क्रेडाई वाले भी चिंता ना करें, चेंबर वाले हैं, व्यवसायी लोग हैं, वो लोग भी चिंता ना करें। उनके साथ भी मैं लगातार बैठ रहा हूँ और उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं, उनकी भी दिक्कतें कुछ जेन्युइन हुई हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो रिफॉर्म का प्रोसेस किया गया, इसमें स्लैब पे भी बहुत बड़ा काम किया गया है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 रेट के स्लैब थे और ये स्लैब अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड मेट्रो सिटीज में कितने स्लैब होते हैं? जैसे मैं मान लीजिए दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे की बात करूं, जी, तो वहां इतनी अव्यवहारिकता है क्या कि यहाँ ज्यादा थी? ऐसा तो नहीं, अगर दोनों शहरों की तुलना की जाए तो। जब स्लैब की संख्या की बात करूं, मैं गाइडलाइन रेट ऊपर है नीचे उसकी बात नहीं कर रहा हूं। गाइडलाइन रेट मैक्सिमम जगहों में ज़्यादा ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में, बट उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, ना ही मुझे तुलना करनी है। हमारा बहुत कम है तो मैं दिल्ली के बराबर कर दूं, कि मैं नोएडा के बराबर कर दूं, कि मध्य प्रदेश के बराबर बढ़ा दूं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। तो मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि रेट के जो स्लैब होते हैं वो जैसा आपने पूछा कि दूसरे शहरों में कितना है, नोएडा जैसे शहर में बताते हैं 40-85 स्लैब है, दिल्ली में भी इसी तरह के 40-85 से ज़्यादा स्लैब नहीं यहाँ बनते। कितने हैं? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 10,000 स्लैब थे और ये भ्रष्टाचार करने के लिए विभाग के लोगों द्वारा और कुछ नेगेटिव लोगों के द्वारा इन सबको, इस तरह के स्लैब्स को लगातार बढ़ाते गए। 10,000 स्लैब? 10,000 स्लैब हैं, केवल रायपुर में 1500 स्लैब थे। तो इसको स्लैब्स को भी, और ये जानबूझ करके भ्रष्टाचार करने के लिए निर्मित किए गए थे। 1 किलोमीटर रोड में स्लैब मतलब समझ लीजिए, स्लैब मतलब समझ लीजिए, आप ये भी स्लैब मतलब भी समझा देता हूँ कि ये जमीन। हाँ सर, आप ही बताओ, आप ज्यादा बेहतर बताओ। जैसे मान लीजिए मैं तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया अलग अलग रेट क्या है, कंडिकाएं क्या है। स्लैब मतलब मैं कंडिका बेसिकली बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर की रोड है, अब सेम प्रकार की रोड है, सेम तरह का व्यवसाय होता है 1 किलोमीटर में, लेकिन उस 1 किलोमीटर में पता चले कि 4 अलग अलग रेट हैं। तो जिसका बिचौलिए से, जिसका ब्रोकर से, जिसका अधिकारी से, जिसका विभाग वालों से सेटिंग हो जाता था, वो कम वाला लगा देते थे, और जिसका सेटिंग नहीं हो पाता था उसमें ज़्यादा वाला रेट लगा देते थे। ऐसे भी उदाहरण आपको मिलेंगे कि एक रोड है, रोड के एक साइड पर 20,000 स्क्वायर मीटर का रेट है, मान लीजिए 2,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। उसी रोड के ठीक दूसरे साइड पता चले कि 50,000 रुपये का स्क्वायर फीट का, 5,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। विरोध तो होगा ही आपका। एक वार्ड में जाएंगे तो 25-25 प्रकार के रेट। ये आपने बहुत बड़े बड़े, देखिए कुल मिला के जो 10, 20, 25, 50,000 रुपए स्क्वायर फीट, ये तो आप बहुत बड़े बड़े लोगों को आप सील कर रहे हैं, तो विरोध तो होना तय है। मतलब मेरा ये कहना है कि चीजें रेशनलाइज हो। मान लीजिए एक रोड के एक किनारे पर 2,000 रुपये का रेट है स्क्वायर फीट पे, दूसरे साइड पे 5,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये भ्रष्टाचार करने के लिए बनाया गया है। और इसको 2,000 रुपया का, मान लीजिए किसी का सेटिंग हो गया तो 2,000 वाला रेट दिखा देंगे, किसी की सेटिंग नहीं हो पाई तो 5,000 रुपया रेट दिखा देंगे। अब सरकार को भी नुकसान पहुंचाएंगे, आम आदमी से भी पैसा लेंगे। अब भ्रष्टाचार वाले मामले में आता हूं मैं। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर करूं कि जो स्लैब्स का रेशनलाइजेशन हुआ है उसके कारण पर भी कहीं कहीं पर ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पर ज्यादा दिख रहा है। तो जो साथी सोच रहे हैं, देख रहे हैं, जिनको बेतहाशा वृद्धि दिख रही है, कुछ उनकी समस्याएं जेन्युइन हैं। जैसे इंक्रीमेंटल पर जो समस्या आ रही है, उस समस्या को मैं स्वीकार करता हूँ कि इंक्रीमेंटल अन्य प्रदेशों में सभी जगह लागू था। विभाग ने अभी नहीं, इसको कुछ महीने पहले लागू किया था। आईजी साहब ने उसका ऑर्डर निकाला था पंजीयन विभाग से कि उसमें इंक्रीमेंटल का सिस्टम है। इंक्रीमेंटल के सिस्टम में क्या है कि 35 डिसमिल तक, चाहे आदमी 1 एकड़ मतलब खरीदे, चाहे 2 एकड़ खरीदे, चाहे 5 एकड़ खरीदे, चाहे 50 डिसमिल खरीदे, उस पर 35 डिसमिल तक स्क्वायर फीट रेट लगेगा। ये 35 डिसमिल से ऊपर हेक्टेयर रेट लगेगा। 35 डिसमिल से छोटा है तो उस पर स्क्वायर फीट रेट लगेगा। ये शहरों के लिए इंक्रीमेंटल सिस्टम बोलते हैं। अभी भी ये लागू है और प्रदेशों पे अभी नया कुछ महीने पहले लागू हुआ है। तो उसको लेकर के रियल एस्टेट के क्रेडाई के अनेक साथियों का विषय है। जैसे मान लीजिए वो लोग 50 एकड़ का स्लैब का पैच बनाने जाते हैं, 50 एकड़ का स्लैब बनाने जाते हैं, कोई कॉलोनी कहाँ है? पोहा दो ना यार, लो पोहा खिलाओ भाई। पोहा तो भूख लगी है। इंटरव्यू हो रहा है तो कुछ नहीं खाएंगे ऐसा नहीं है सर, तो कुछ पूछे नहीं। चाय मैं भी मंगवाया के पिया हूँ। अब आए हो सम्मान में तो कम से कम हम लोग ले आपको। बिल्कुल।
लाइए भाई लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो खाना पीना चलता रहता है। चलो खिलाओ। मैं खा लिया हूँ आप भाई। खा लिए? हाँ। तो मैं अकेले खाऊं? अभी सवाल तुम पूछोगे, मेरे को जवाब लंबा लंबा देना है। ले। इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल पर थे हम लोग, तो 35 डिसमिल तक स्क्वायर फीट रेट लगेगा। मान लीजिए कोई रियल इस्टेट का आदमी, उसकी भी समस्या को सुनना समझना जरूरी है। क्रेडाई के साथियों ने मुझे, मैं घंटों बैठा उनके साथ, मुझे इस चीज़ पर उन्होंने अवगत कराया कि मान लीजिए 50 एकड़ का कोई पैच बन रहा है और पैच बना के वो कॉलोनी काटना चाहता है, तो जो पहले क्या होता था कि भाई मान लीजिए एक एक एकड़ 2-2 एकड़ करके वो 40 आदमी से खरीद रहा है, ठीक है जी, तो सुन रहा सब पे स्क्वायर फीट रेट न लग के हेक्टेयर रेट लगता था। अब मान लीजिए 40 अलग अलग आदमी से लेगा तो 40 बार 35 डिसमिल पर उस पर स्क्वायर फीट भी रेट लगेगा। तो उसको पैच बनाने में उसका जो गाइडलाइन वैल्यू की कैलकुलेशन होगी उसमें काफ़ी बढ़ जाएगा। ये उनकी तरफ से पैच बनाने वालों की दृष्टि से जेन्युइन समस्या है, ये शहरी क्षेत्रों के लिए ही है, ठीक है, एक मैं उसकी दृष्टि से इसमें कुछ करेंगे बदलाव। बट मैं बोलना चाहूँगा कि 35 डिसमिल से कम वाले जो हैं, 35 डिसमिल से जो कम वाले हैं उन पर इसका इंक्रीमेंटल का कोई असर नहीं पड़ेगा। इंक्रीमेंटल का कोई असर 35 डिसमिल से कम वालों पर और सबसे नहीं ज्यादा पड़ेगा। दिक्कत रियल एस्टेट वालों को 35 इसी में डिसमिल मतलब आप समझ लीजिए 15,000 फीट, तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कोई शहर है, उसमें आम आदमी कितना स्क्वायर फीट खरीदता है? हाँ। 2,000 खरीदता है, 4,000 खरीदता है, 6,000 खरीदता है, 5,000 खरीदता है, 1,500 खरीदता है, इस तरह के खरीदते हैं। तो उन पे इंक्रीमेंटल का कोई असर नहीं है। लेकिन जो बड़े पैच बनाते हैं, बिल्डर हैं, उनकी भी हमको चिंता करनी है क्योंकि इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो उनको इसका असर पड़ रहा है, ये इंक्रीमेंटल सिस्टम तो इसको बदलेंगे। तो इसके बारे में भी हम निश्चित रूप से हम बैठ रहे हैं और एक अप्रोप्रिएट डिसीजन पर जाने के लिए बहुत जल्द निर्णय लेंगे। भ्रष्टाचार वाली बात पे आपने अभी कुछ नहीं बोला, आपने ये जरूर बोला कि इस पर नियंत्रण लगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं उस सिटिंग का बहुत भ्रष्टाचार पर मैं जरूर बोलूंगा आपको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान लीजिए अब कहीं से कोई प्रोजेक्ट निकल रहा है, जी मैं बहुत जगह साक्षी रहा हूँ ना, जी जी इसलिए मुझे बड़ा पता चलता है कि कैसे एक जमीन खरीद के 10 लाख का जी। 2-4 करोड़ रुपए बना लेते हैं। तो ये बताइए कि ये जो करते थे इस जी। पर 110% अंकुश लग जाएगा? इस पे- और क्या इसको करने से पहले अफसरों को डर लगेगा? और क्या, एक तीसरा सवाल और, जी। क्या अब तक जो किए हैं वो जी। फाइल भी निकलेगी? देखिए, जो बड़े बड़े घोटाले हुए उसको हमारी सरकार आते ही मुख्यमंत्री जी ने सभी घोटालों पर प्रहार किया है, चाहे वो कोयला का विषय हो, चाहे पीएससी के लोग जेल जाने का विषय हो, सब पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रहार किया है। और जो भारतमाला प्रोजेक्ट में टुकड़े टुकड़े करके जो सरकार को स्कैम करके बड़ा चपत लगाया गया था, उस पर भी ईओडब्ल्यू ने बड़े बड़े केस दर्ज किए हैं और उस पर भी कई लोग जेल गए हैं, कई कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दूसरा जो विषय है, महत्वपूर्ण रूप से मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी के रिकमेंडेशन पर स्क्वायर फीट रेट को समाप्त किया। उससे इस तरह के टुकड़े टुकड़े करके जो घोटाले किए जाते थे उसकी संभावना जीरो हुई है। 2000, 3000, 4000, 5000 से लेकर 10,000 तक सबसे बड़ा सवाल जो मैं लेकर आया था ओपी चौधरी साहब के पास सिर्फ यही कि क्या ये आम जनता का विरोध है? क्या इसका असर बहुत ज़्यादा आम जनता पर पड़ने वाला है? क्या इससे छत्तीसगढ़ सरकार ये रिफॉर्म करके 2-4-10 लाख करोड़ रुपए कमाना चाहती है? क्या रियल एस्टेट कारोबारियों को तकलीफ होने वाली है? इन सारे सवालों का जवाब लगभग मैंने ले लिया है। रियल एस्टेट कारोबारी जो विरोध कर रहे हैं, जो बिचौलिए विरोध कर रहे हैं, उसमें 5% की गुंजाइश है। इस इंटरव्यू का जो सार है वो ये निकला है कि 5% वो बदलाव करने की ज़रूरत है। जो 35% इंक्रीमेंटल वाला जो टर्म है, जिसको मैं भी नहीं समझता हूँ पर सर ने बहुत अच्छे से समझाया है, उसका असर जो रियल एस्टेट कारोबारी हैं उन पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं पड़ रहा है, जिस पर सुधार की गुंजाइश है। दूसरी बात, अगर आप ज़मीन लेना चाहते हैं तो ये इन्होंने दावा और आश्वस्त भी किया है कि आपको इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने समझाने की कोशिश भी की है। तीसरी बात, जो घोटाला करते थे जिससे 13,000 करोड़ रुपए, देखिए छत्तीसगढ़ में, अगर मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं तो मुझे इससे फर्क पड़ना चाहिए कि 13,000 करोड़ रुपए अगर केंद्र सरकार दे रही है कि इससे छत्तीसगढ़ का विकास हो, और वो पैसा सिर्फ इसलिए नहीं छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल हो पा रहा है क्योंकि जमीन में, लैंड एक्विजिशन में, जमीन अधिग्रहण में इतनी त्रुटियां हैं, जिसकी वजह से ये पैसा 13,000 करोड़ रुपए, बड़ा अमाउंट है जो कैमरे में बोल रहे हैं। तो ये सब कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर मान लीजिए आपको लगता है इस इंटरव्यू के बाद भी कि कुछ सवाल बच गए हैं,
जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। 200-300% की वृद्धि हेक्टेयर स्क्वायर फीट, ये अंतर भी हमने समझाने की कोशिश की है। और हाँ, 2-4-10 लाख करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कमाएगी इस रिफॉर्म से, ये भी हमने आपको स्पष्ट बताने की कोशिश की है। मेरी ओर से एक क्लोजिंग रिमार्क जी। जरूर देना चाहूँगा ज्ञानेंद्र जी कि देखिए सरकार का स्पष्ट है कि होम लोन लेने वालों को भी होम लोन भी अच्छे से मिले, जो ज़मीन अधिग्रहण हो रहे हैं उद्योगपतियों के द्वारा उसमें भी उनको ठीक ठाक मुआवजा मिले, और साथ ही साथ रियल इस्टेट के जो भी कारोबारी हैं उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्रेडाई के साथ, चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ, रियल इस्टेट एसोसिएशन के साथ मैं कंटिन्यूअसली घंटों बैठ रहा हूँ। पूरे प्रदेश के रियल इस्टेट कारोबारियों को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में जो भी चीज़ ज़्यादा अव्यवहारिक हो गई, बहुत बड़ा एक्सरसाइज हुआ है, तो 5-10% क्षेत्र में कुछ चीज़ें अव्यवहारिक हुई हैं, मेरे को भी, मेरे संज्ञान में भी आ रहा है, तो उन सब चीज़ों को भी ठीक करने के लिए हम ओपन माइंड से तैयार हैं। तो इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, प्रॉपर बिंदु को बताएं जहां, और ये सतत प्रक्रिया के तहत ऐसा नहीं है कि वित्तीय वर्ष के शुरू में ही लागू होगी। हम कभी भी कोई चीज़ अव्यवहारिक लग रहा है उसको तत्काल निर्णय लेते हुए हम ठीक करेंगे। रियल इस्टेट कारोबारी हों, जमीन अधिग्रहण वाले हों, होम लोन लेना हो, किसी को अपने ज़मीन के एवज में लोन लेकर काम करना हो, उन सब के बीच में एक सामंजस्य हो और सबके हित में काम हो, सबका बैलेंस बनाकर नीति का निर्माण किया जाएगा। और कहीं पर जो अव्यवहारिक चीज़ें हो भी गई होंगी 2, 5, 7, 10% एरिया में, उसको ठीक करने का भी काम किया जाएगा। हम इसके लिए ओपन माइंडसेट से पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए, और बाकी जो सवाल इस इंटरव्यू के बाद आएंगे, एक बार और 10 मिनट का समय आप दे दीजिएगा, जरूर, सरल करके Most बता दें welcome। लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, पूरा गुड़ा गणित हम लोगों ने समझ लिया है। नमस्कार।